मैं घनश्याम एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग IBPS FO की इंग्लिश को कवर कर रहे थे, अगर उसमें मैं बात करूँ तो हमारा जो टॉपिक था वो टेंस है, और टेंस टॉपिक पे हम लोग लास्ट जो अपना लेक्चर रिकॉर्ड किए वो था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं कि यानी आज वाले जो लेक्चर में हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो क्या कुछ होता है पास्ट परफेक्ट, उसकी पहचान क्या होती है और उसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब कौन से लगती है, तो इन सारी बातों पे करेंगे बात। तो चलिए करते हैं एक साथ मिलकर विचार क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए मेरे साथ चलते हैं बोर्ड पे। तो ये रहा, देखिए पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मैं बात करूं यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए पास्ट का हिंदी मीनिंग होता है भूत, और परफेक्ट का होता है पूर्ण, और टेंस का होता है काल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूत पूर्ण काल। तो यहां बस इतना ही समझना है कि जो बीते हुए समय में किसी भी कार्य के समाप्त होने की बात अगर बताई जाए तो उसी को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और बात आती है कि इसकी पहचान की बात की जाएगी, तो पहचान कैसे होगी। एक तो सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये जहां भी दिखा था वहीं पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ था। तो ये हमारा कॉमन सा है एक पॉइंट, यही पहचान। तो उसको हम लिखते हैं और फिर और भी पहचान की बात करते हैं। तो ये रहा आपका रिकॉग्निशन, यानी रिकॉग्निशन बोलो तो जिसे कहते हैं हिंदी में पहचान। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमने जो पहली पहचान के रूप में देखा, ये क्या हमारा चुका था। अब यहाँ पे दूसरा अगर मैं बात करूं तो चुका था के बाद आएगी चुकी थी। अगर इसके बाद बात करूं तो ये हो जाएगा चुके थे। चुका था, चुके थे, चुके थे, जहां भी दिखा था वहीं पर पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाता। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा वर्जन चेंज है। तो वर्जन चेंज होने का मतलब यहाँ पे एक चीज और भी देखिए कि या क्या हो सकता था, या था, और कह सकते हैं ई थी, या था, ई थी, और क्या कह सकते हैं ए थे। तो यानी या था, ए थे, ए थे, ये हो सकता है। अब अगर मैं इसके अलावा भी अगर बात करना चाहूं तो इस यहां पे हम कह सकते हैं इस तरीके से आ, ई और ए प्लस था कह सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो पहचानने के हमारे पास कई तरीके हैं। अगर इसको देखिए, ये दो किताबों में मेंशन है और ये नहीं है। तो यहाँ पर ये अगर आपको दिख रहा है कि अकेले अगर आप इसको लर्न कर पाते हैं तो ये दोनों ही आपके पास आ जाते हैं। वो कैसे? ऐसे आ चुका था, जब भी बोलेंगे कि चुका था तो उसमें आ था मतलब आ आएगा और पीछे था। चुके थे मतलब ए प्लस था, थी करने के वो, फिर क्या ए के बाद क्या है कि ए आया तो ये हो जाएगा। तो ये नहीं देखा जाता, ये पहचान आपके लिए हो जाएगी परफेक्ट। यानी कि चाहे मेरे को मिला चुका था, चुकी थी, चुके थे मिले, या मेरे को या था, ई थी, ई थे मिले, या मेरे को मिल जाता आ ई ए प्लस था। टोटल मिला के बात एक इसमें और समझना है कि बीते समय में कार्य का समाप्त होने का भाव जरूर मिलेगा। यानी जब बीते हुए समय में कार्य के समाप्त हो जाने का भाव मिले और उस वाक्य के अंत में इस तरह से कोई शब्द आए तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। अब आइए तो यहाँ पे लेते हैं दूसरी बात। जो दूसरी बात है वो हमारी है हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की तो यहाँ पे हम करेंगे एचएडी, मतलब क्या हो जाएगा हेड। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी पॉइंट, तो तीसरी पॉइंट का मतलब हो जाता है वर्ब। अब वर्ब कौन से फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी। बस ये तीन बातें अगर आप अपने साथ रखते हैं तो ये बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस आपका अपना नजर आएगा। क्यों अपना नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये तीन ही बातें हमें काम की हैं और जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने में और इसका ट्रांसलेशन सीखने में बहुत आसान कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं। ये लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं अपना सेंटेंस जिसका नाम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। ठीक, क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने जो लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस,
सॉरी ये दोबारा हो जाए, हाँ ये रहा। अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो हम लेंगे एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल हमारे पास होगा इस प्रकार से, जैसे हम बोलेंगे कैसे, यहां वह स्कूल जा चुका था। वह स्कूल जा चुका था, कौन? वह स्कूल जा चुका था। अगर यहाँ पे मैं बोलूं वह की अंग्रेजी क्या है? ही। अब यहाँ पे चुका था की अंग्रेजी क्या आनी है? एचडी, मतलब है। अब देखेंगे जाने की अंग्रेजी होती है गो, बट हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म में गो का थर्ड फॉर्म क्या होना है? तो इस तरह चलेगा, गो वेंट गॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हेड के बगल में आ जाएगा अपना गॉन। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? टू, फिर क्या आ जाएगा? स्कूल। तो इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं कि मेरा ट्रांसलेशन हो गया था यार। अब मैं हिंदी भी बोलता हूं और इंग्लिश भी बोलता हूं। जैसे कहने का मतलब कि वह स्कूल जा चुका था। अगर इस बात को इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे इस प्रकार, ही हैड गॉन टू स्कूल। तो चलिए डियर फ्रेंड, अब बिना देर किए हुए बना लेते हैं रूल। बहुत हुआ रूल को रटना, लेकिन अब है रूल को समझना। बहुत किसी का बनाया हमने रटा है, लेकिन आज इस रूल मतलब जो जो हमने किया खुद ही हम बनाएंगे रूल। तो आइए कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा मेरा रूल, और यहां पे मैं अगर लिखना चाहूं तो सबसे पहले मैं जो काम किया वो था मैंने कि सब्जेक्ट लिया, और सब्जेक्ट के बाद यहां पर मैं एशियन पेनिस की बात कर सकता हूं और चाहे तो नहीं भी करे। रीजन क्या है कि यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल, लगना दोनों के साथ पे HAD ही है। तो मतलब सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लगना मेरा क्या है? लगना तो हेड ही है। अब हेड के बाद अगर बात करूं तो वर्ब की बात होगी। वर्ब किस फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में। फिर इसके बाद क्या लेंगे हम? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा ETC। तो ये मेरा हो गया छोटा सा रूल बन के तैयार। यहाँ पे हम करेंगे अपना विचार, क्योंकि रूल हो गया हमारा छोटा सा बन के तैयार। अब क्या करते हैं कि एक और सेंटेंस लेते हैं जो इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाने की हम बात करते हैं। आइए सीखते हैं और जानते हैं कि अगला कैसे बनेगा। तो अगला ये है कि ये कह दिया जाए कि वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। अगर इस वाक्य को पढ़ा जाए, वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तो इस बात को समझेंगे कि जो बीते हुए समय में खेलने की बात बताई जा रही है वो काम समाप्त है, और जैसे ही बीते हुए समय में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है और किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कुछ भी एक शब्द आता है, तो गारंटी है कि वो परफेक्ट टेंस माना जाता है। वो भी कौन सा परफेक्ट होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? वे लोग की अंग्रेजी होती है दे। अब दे के बाद क्या हम लेने वाले हैं हैड। अब हैड के बाद क्या आएगा अपना? देखिए थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म किसका लेंगे? वर्ब। यानी वर्ब हमारे पास क्या है? प्ले। अब प्ले का जो थर्ड फॉर्म होना है वो क्या हो जाना? ED। तो दे हैड प्लेड, वे खेल चुके थे। क्या खेल चुके थे? क्रिकेट। तो यहाँ पर लिखा जाएगा CRICKET। क्या लिखा जाएगा? CRICKET। तो ये हो गया कि भाई वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। हम उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इस प्रकार बोलेंगे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। आई होप आपको ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसका दूसरा सेंटेंस, जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस पे बात करेंगे किसका? सेंटेंस नंबर 2, जिसको अंग्रेजी में इस तरीके से बोला गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोला गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में तो लोग उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं कि टाइप 1 मतलब से टाइप कितने हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो टाइप होंगे वो 2 होते हैं।
एक होता है अपना टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। तो अगर मैं बात करूं कि टाइप 1 में क्या चीज आएंगी, तो टाइप 1 में क्या होता है कि वाक्य क्या से शुरू होता है। अगर बात होगी अगर वाक्य क्या से शुरू है तो वो टाइप 1 है। तो टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 होगा कि जिस वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं उसी वाले वाक्य को हम टाइप 2 यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 कहते हैं। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 की। तो देखिए यहां पे मैं लिख भी दूं, ये अब बात करने वाले हैं कौन सा, टाइप 1। ये रहेगा अपना टाइप 1। तो ये हो गया अपना, हम बात करने वाले हैं टाइप 1 के बारे में। तो यहां देखिए एग्जांपल हम लेने वाले हैं इस प्रकार से, हाँ ऐसे, क्या वह स्कूल जा चुका था। क्या, बिल्कुल आपने सही देखा और सही पढ़ा कि क्या वह स्कूल जा चुका था। अगर मैं बोलूं कि क्या वह स्कूल जा चुका था तो मुझे समझ आ चुका था कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि काम तो समाप्त है। बस फर्क इतना है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है, क्या से। तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं आया है। यानी मैंने क्या के बारे में कई बार बताया कि जब भी क्या से कोई भी वाक्य शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। क्या की अंग्रेजी न लिख करके हम करते क्या है, उसी स्थान पे और उसके एवरेज मतलब उसके प्लेस पे हम लेते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। तो आइए ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमारा हेल्पिंग वर्ब एक ही यहाँ है, ना सिंगुलर का टेंशन है ना प्लूरल का, लिखना बस यहाँ पे हैड है। अगर बात करें हैड, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा ही। अब बात करेंगे वर्ब, वर्ब कौन से फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना, तो समझ जाना, जाने का मतलब हो गया। तो इसका 3 फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गान, और मुझे चाहिए कौन सा, तीसरा वाला चाहिए। तो यहां पर क्या करूंगा, यहां पे मैं ले लूंगा गॉन। अब ये हो गया हैड ही गॉन। अब कहां जाने की बात कर रहा है, स्कूल। तो इसके बाद हम करेंगे टू, हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या हो जाएगा, हैड ही गॉन टू स्कूल। क्लियर, हैड ही गॉन टू स्कूल। अब क्या वह स्कूल जा चुका, यानी हैड ही गॉन टू स्कूल का मतलब कि क्या वह स्कूल जा चुका था, यानी बिल्कुल ये हो गया बनके तैयार। अगर ये आपको समझ आ गया तो करना कुछ नहीं है। अब चलिए बना लेते हैं एक अपना अपने लिए रूल, एक अपना अपने लिए एक ऐसा रूल बनाते हैं जो होने न दे किसी प्रकार की भूल। तो बनाते हैं एक ऐसा रूल। तो मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। तो यहां पर देखिए ये मैंने लिखा है रूल। अब इस रूल के लिए करना है एक काम, सबसे पहले जो लिया है उसी को पहले लिख भी तो लिया है, यानी हैड लिया था, हैड लिखा है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपने सब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट के बाद अगर बात करें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अगर थर्ड फॉर्म के बाद अगर देखना चाहे तो कौन क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ मिलता है उसका नाम होता है इटीसी। तो डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत बढ़िया से ये रूल समझ पा रहे हैं। अगर आप इस रूल को बढ़िया से समझ पाए हैं तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो रूल पे ही बनाएंगे, बिल्कुल जैसा रूल बोलेंगे वैसा ही बोलेंगे हम। तो चलिए, नहीं रहेंगे किसी से कम, जैसा बोलेगा वैसा करेंगे हम। तो आइए करते हैं। ये रहा आपका अगला, क्या वे, फिर ये हो जाएगा लोग, क्या वे लोग। अगर वही बात मैं करूं, कौन सी बात करूं, क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। बात ये पहुंच गई यहां तक, ये कहता है कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, यानी यहाँ पे प्रश्न का भाव दोबारा से मिला। प्रश्न मेरा शुरू हुआ है क्या से, जब क्या से शुरू हुआ है तो एक बात समझ में आई है कि क्या की अंग्रेजी तो लिखनी नहीं है, वहां पे क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। और रूल भी यही बताता है, सबसे पहले कौन सा लाइक कराएंगे, हैड, यानी ये हो गया हमारा एचडी।
अब इसके बाद अगर देखिए सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है दे। अब इसके बाद मैं बात करूं थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म किसका लिखेंगे प्ले, यानी प्ले मेरे पास एक ऐसा वर्ब है जिसको लिखना किस फॉर्म में थर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ईडी। तो हैड दे प्लेड, क्या वे खेल चुके थे, क्या खेल चुके थे क्रिकेट, तो हैड दे प्लेड क्रिकेट क्या हो जाएगा हैड दे प्लेड क्रिकेट, यानी इसको हम लगा दें क्वेश्चन मार्क। तो टोटल फ्रेंड यहाँ पर आप देखें कि मैंने हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में ये है कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। सेम उसी बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हैड दे प्लेड क्रिकेट। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 समझ में आ गया होगा। यदि इसको समझने में आप सफल हैं तो अब इंतजार है किसका, अब लेते हैं एक स्टेप आगे और पढ़ते हैं टाइप 2 यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। तो आइए उस पर बात करने के लिए चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और बातें करते हैं अगले स्टेप यानी टाइप 2 का। तो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2, ये रहेगा अपना टाइप 2। अगर देखिए टाइप 2 के लिए एग्जांपल लेना है तो यहां से हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला ये रहेगा वह आगरा, वह आगरा कब गया था, यानी ये कह रहा है कि वह आगरा कब गया था। तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे देखिए जो यहाँ पे या था आया है, जैसा कि मैंने आपको वहां बताया था कि पहचान में कि कभी चुका था आता है तो कभी या था इथी आता है पास्ट परफेक्ट को बताने। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस हमारा किससे जुड़ गया है, पास्ट परफेक्ट से। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए बीच में क्या आ गया है कब, तो कब के अंग्रेजी को हम सीखेंगे कैसे। आप इसको ध्यान दें कि जब भी बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, ये भी याद रख सकते हैं कि उसकी अंग्रेजी क्या होगी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो आइए पहले लिख लेते हैं। अब इसको हमने क्या कह दिया है व्हेन। अब व्हेन की बात क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमने क्या लिया फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं हैड। अगर इसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ पे जाने की बात है तो जाने की बात किस में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। तो जाने की बात जब थर्ड फॉर्म में आएगी तो यहाँ पे क्या है गॉन, क्या कर दिया जाएगा गॉन किया जाएगा। कहाँ गया था आगरा, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर देंगे हम अपना एक वर्ड आगरा और यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा व्हेन हैड ही गॉन टू आगरा। यानी वो पूछा कि भाई वो आगरा कब गया था, यानी वो आगरा कब जा चुका था, ये वो जानना चाहता है। तो मुझे उम्मीद है कि टाइप 2 का भी एक सेंटेंस आप समझ पा रहे होंगे। तो बिल्कुल आइए बना लेते हैं रूल, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं अपना इंपॉर्टेंट रूल। अब इस इंपॉर्टेंट रूल के लिए एक बात है, सबसे पहले आपने काम क्या किया है, क्वेश्चन वर्ड को लिखने का काम किया है ना। हैरान क्यों, परेशान क्यों है, आसान तो है। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा है WH और इसके बाद क्या है कि सीधे HAD मतलब बोलो तो हेड। अब इसके बाद अगर देखें तो हमने क्या लिया हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर बात की जाए तो ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अगर कुछ चीजें हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, अगर इसके बाद कुछ चीजें हैं तो जिसे बोलते हैं हम etc। तो डियर फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर ये रूल आपके पास है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जो टाइप 2 है उसको बनाने में आपको बहुत होगी आसान, मतलब बहुत आसान महसूस होगा, बिल्कुल नहीं होगी परेशानी। देखिए रूल इतना है आसान। देखिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे कहते हैं वे लोग कल कहाँ जा चुके थे। यानी ये पूछ रहे कि वे लोग, सॉरी इसको हम चेंज करते हैं, वे लोग क्या खरीद चुके
थे, वे लोग क्या खरीद चुके थे। यानी फिर से यहाँ पे एक हमारे पास आता है कौन सा टाइप वाला, यानी टाइप 2। यानी ये पूछ रहे हैं कि वे लोग क्या खरीद चुके थे, ठीक है। तो यानी जैसे चुके थे आया, ये बताया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आया। अब यहाँ पे बीच में जब क्या आया तो ये मुझे बताया कि टाइप 2 ये है, क्योंकि जब भी बीच किसी भी वाक्य के बीच में कब कहां क्यों कैसे आता है तो वो बिल्कुल हमारा टाइप 2 यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 समझा जाता है। तो अब इसमें देखिए टाइप 2 में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रूल में भी है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, WH की जगह क्या हो जाएगा, व्हाट, क्योंकि क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। अब हैड के बाद अगर कुछ आएगा तो वो है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दे है, ठीक है। तो व्हाट हैड दे, इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे खरीदना, खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए बाई, बॉट, बट। तो यहां पर हम कर देंगे BOUGST, क्या करेंगे, BOUGST। अब बस इतना ही यहाँ पे पूछा गया है कि वे लोग क्या खरीद चुके थे। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, व्हाट हैड दे बॉट, यानी क्या बोला जाएगा, व्हाट हैड दे बॉट। तो डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपका हो गया क्लियर, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 और टाइप 2 आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और सेंटेंस सीखते हैं जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए चलिए हम चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड पे सीखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, यानी थर्ड स्टेप। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये रहेगा हमारा निगेटिव। कौन सा गेटिव है, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य को पहचानने का एक आसान सा तरीका, बीच में आता है नहीं, या तो आप ये भी कह लो कि जितने वाक्य से हम विरोध किसी का करते हैं वही हमारा होता है नकारात्मक। जैसे मैं नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, दैट, इस प्रकार के जितने भी हमारे विरोधात्मक मतलब होते हैं वाक्य जिनसे विरोध होता है, उन्हीं को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। तो यहां लिया जाएगा जैसे एग्जाम्पल के रूप में सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए यहां पे कि वह स्कूल नहीं जा चुका था, क्या लिखा जाएगा, वह स्कूल नहीं जा चुका था। बिल्कुल मुझे समझ आ चुका था कि वह स्कूल नहीं जा चुका था। जब नहीं जा चुका था तो क्या था कि पास्ट परफेक्ट टेंस था, क्योंकि चुका था, चुकी थी आएगा तो पास्ट परफेक्ट माना जाएगा। अब बीच में नहीं आएगा तो निगेटिव सेंटेंस माना जाएगा, ये तो आपको पता ही है। जब ये बात आपको पता है तो टेंशन किस बात की है, जब सारी बातें हो पता तो उसे कर देना चाहिए सिस्टमेटिक अरेंज। तो आइए करते हैं हम सारी बातों को सिस्टमेटिक अरेंज और बना लेते हैं अपना इसका अंग्रेजी अनुवाद। तो देखिए सबसे पहले हम जो करेंगे काम वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है ही, वह की अंग्रेजी क्या लेना होता है ही। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो लगेगा हैड। अब इसके बाद क्या है कि नहीं है, तो हिंदी वाक्य में यदि होता है नहीं तो अंग्रेजी वाक्य में नॉट होता है सही। इस बात को आप याद रखेंगे अपने पास और भी हमेशा, क्योंकि ये बात है आपके लिए बहुत खास। तो जाने ना दे किसी और के पास, याद रखें हमेशा अपने पास। तो हेड के बाद क्या लगेगा यहाँ पे, NOT मतलब नॉट। अब बात करेंगे खरीदने की यानी वर्ब की, तो ये क्या है कि वर्ब की बात करते हैं जाना, जाने की अंग्रेजी समझ जाना, क्योंकि इसमें होता है गो वेंट गॉन। तो हमारा तीसरा फॉर्म क्या होता है गॉन। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, हम गॉन लगाएंगे। और फिर बात होती है कहाँ जाने की, तो स्कूल जाने की। तो जहां भी जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लगाया टू और फिर भेज
दिया इनको कहाँ पे, ये जहां जाना चाहते थे मतलब स्कूल। तो देखिए गाइस ये बन के हो गया आपका हिंदी वाक्य। वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, सीधे सीधे बोलेंगे ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। तो देर किस बात की है, एक बना लेते हैं ऐसा रूल जो होने ना दे हमें हमसे किसी भी प्रकार के भूल। तो आइए तैयार करते हैं, ये आपका रूल है, आपके लिए है, आपके पास पहुंचेगा। चलिए, तो जैसे यहाँ पर हुआ हमारा सबसे पहले काम लेना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हेड, और हेड के बाद अगर मैंने कोई चीज लिखने का काम किया तो उसका नाम था नॉट। अब नॉट के बाद अगर कोई चीज मैंने लिया तो जिसका वर्ब था, यानी वर्ब कौन से फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में आती है। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा अपना ईटीसी, क्या रहेगा, ईटीसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसा। तो देखिए इसको इस तरीके से हमने बनाया, ये अपना रूल हो गया बनके तैयार। तो अब करना है किस बात का इंतजार, जब रूल है तैयार तो बनाना है एक और सेंटेंस जिसका नाम है इस तरीके से, वे सॉरी थोड़े से और भी, हाँ ये कहा लिया जाए कि वे लोग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। बिल्कुल ठीक है कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, मुझे समझ आ गया था। भाई चुके थे तो परफेक्ट टेंस है, वो भी पास्ट परफेक्ट है, और बीच में नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सोचना किस बात का इतना, जब सारी बात हो पता तो किस बात की हो खता, बना लेते हैं अपना। ठीक है, चलिए, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वे लोग की अंग्रेजी होती है, आप देखेंगे दे। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही फिक्स होता है जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही फिक्स होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें लगाना सिर्फ हेड है। तो किस बात का है टेंशन, विदाउट टेंशन काम करेंगे। चलिए, हेड के बाद क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे एनओटी, मतलब बोलो तो नॉट। अब इसके बाद बात करना है वर्ब की। वर्ब हमारी है खेलना, चाहिए जिसका थर्ड फॉर्म, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, ऐसे इसका फॉर्म चलता है। तो थर्ड फॉर्म क्या आना है मेरे पास यहाँ पे, ये हो जाना है ईडी लगा के प्लेड। तो ये हो गया आपका कि दे हैड नॉट प्लेड, भाई वो नहीं खेल चुके थे, क्या नहीं खेल चुके थे, क्रिकेट। तो यहाँ पर लिख लेंगे CRICKET, क्या लिखेंगे, CRICKET। तो ये हो गया कि दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। आई होप ये आप समझ चुके हैं कि ये आप निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद ये मेरी है कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। तो चलिए इस उम्मीद और इस भरोसा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और मजबूत कर लेते हैं, और इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा करके सीखते हैं अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी फोर्थ सेंटेंस जिसका नाम है। तो उसको सीखने के लिए बस कुछ नहीं करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, यानी नेक्स्ट स्लाइड ले लेना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए हम। अब बात करेंगे फोर्थ सेंटेंस का। तो देखिए फोर्थ सेंटेंस हमारे पास होता है जिसका नाम होता है इंटरो। फिर क्या, इंटरो के बाद बोलते हैं निगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं वही सुन पा रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखा जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें प्रश्न भी हो, नहीं भी हो, और वाक्य तो वो सही हो। तो यानी कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी जहां प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी आएगा वही मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं एक सेंटेंस, बनाते हैं इसको इस तरह से, जैसे ये कहा, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था,
ऐसा मैं सुन चुका था कि क्या हुआ है, स्कूल नहीं जा चुका था। यानी यहां पर देखूं तो चुका था है तो परफेक्ट टेंस का है, नो डाउट ये परफेक्ट का है। यानी क्या है तो इंटरो है, नहीं है तो निगेटिव है। ये वाक्य पूरी तरह से सही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए बनाते हैं इसका इंग्लिश वर्जन, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले बात बताई गई है कि जब भी किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाती है तो मुझे एक बात समझ में आती है कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब वहां पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है हेड, नहीं होने देगा ये बैड, इसका नाम ही है हेड। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है ही, अब इसके बाद आएगा एनओटी बोलो तो नॉट, अब इसके बाद अगर कुछ चीज आएगी वर्ब, किस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, तो यहां पर लिख दिया गया गॉन। अब इसके बाद जाने की बात है तो टू, कहां भेजना है, स्कूल। तो ये हो गया अपना बनके तैयार। तो चलिए मैं हिंदी भी बोल देता हूं और इंग्लिश भी देख लेते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, इंग्लिश में बोलेंगे हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या अगला एक रूल बनाते हैं। रूल हमारा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। सबसे पहले हमने किसको लिया है, सबसे पहले हमने लिया हैड। अब हेड के बाद क्या आएगा, अपना आएगा एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा नॉट, और नॉट के बाद क्या हो जाएगा वर्ब, किस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद क्या आता है, अपना एक आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं, हम लेते हैं ईटीसी। तो डियर फ्रेंड ये आपका रूल हो गया बनके तैयार। अगर ये रूल आपके पास है तो ये सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना आपको लिए हो जाएगा आसान, जरूरत नहीं होगी होने की परेशान, क्योंकि ये बिल्कुल रूल कर देगा आपकी समस्या को आसान। तो आइए तो यहां पर देखा जाए, एक सेंटेंस और लिया जाए, क्यों ना वो सेंटेंस आपके नाम किया जाए, क्योंकि एक सेंटेंस और लिया जाए, ठीक है। तो यहां देखिए लिखा है कि क्या वे, और फिर ये पूछता है कि क्या वे लोग क्रिकेट, यानी क्या वे लोग क्रिकेट नहीं, फिर कहता है खेल, फिर कहता है चुके थे। यानी बिल्कुल सही कि क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। बिल्कुल आपने सही देखा कि जैसे ही था चुके थे तो मैंने माना ये परफेक्ट टेंस है, और जैसे नहीं था तो निगेटिव है, क्या है तो इंटरोगेटिव है। जब सारी बात हो पता तो किस बात की है खता। चलिए करते हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमने जो लिया है वो है हेड, तो यहां पर हमने कर दिया रूल के अकॉर्डिंग हेड, फिर है सब्जेक्ट। तो यहां मेरा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, जिसकी अंग्रेजी होती है दे। अब इसके बाद क्या होना है नॉट, तो हैड दे नॉट, फिर क्या करेंगे, खेलने की अंग्रेजी जिसको लिखेंगे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में। तो ये हो गया हैड दे नॉट प्लेड, वे नहीं खेल चुके थे, क्या नहीं खेल चुके थे, क्रिकेट। तो यहां पर लिख दिया जाएगा हमारा CRICK, और फिर होगा ET। बात हो गई पूरी कि अगर हिंदी में कोई बोले क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो इंग्लिश में हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट, इस प्रकार बोल सकते हैं। आई थिंक आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है पूरा। तो आइए एक बार हम क्या करते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूरा तो जरूर हुआ है लेकिन ये सिंगल सेंटेंस है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम दो तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एक होता है सिंगल एक्शन वाले सेंटेंस, फिर से समझिए, एक होता है सिंगल एक्शन वाले सेंटेंस। तो जो हमने अभी तक सीखा है वो है सिंगल एक्शन वाला सेंटेंस। इसमें एक आता है डबल एक्शन सेंटेंसेस। तो डबल एक्शन वाले सेंटेंस में क्या कुछ होता है, उसमें दो काम पाया जाता है, तो वो हम सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलता हूं
पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा वर्जन सिखाने। अभी तक जो हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस का वो पहला वर्जन था, यानी कि सिंगल एक्शन, जो कुछ हुआ उसमें एक ही काम दिखा। लेकिन अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो काफी प्रचलित भी है और काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो वो काफी महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है कि अगर महत्वपूर्ण है तो वो बताना भी जरूरी है, आपको जानना भी जरूरी है, किसी बात की है नहीं मजबूरी। तो चलिए जान लेते हैं उस बात को, जरूरी जो है बात हमारे लिए ही जरूरी। तो आइए आगे चलते हैं और अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं। ठीक है, ये रहा अगली स्लाइड। यहां पर हम बात करेंगे डबल एक्शन सेंटेंस। कौन सा? डबल एक्शन सेंटेंस, यानी कि इसमें कितने एक्शन होंगे? डबल, सॉरी यहां पे स्पेलिंग आपकी डबल की इधर से उधर हो रही है, तो थोड़ा सही कर लेते हैं। ये रहा है आपका डबल, यानी डबल एक्शन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? एक मिनट, हम इसे पूरी तरह से सही कर देते हैं। ये रहेगा आपका डबल और फिर इसे बोलेंगे एक्शन, फिर इसे बोलेंगे सेंटेंस। देखिए, तो ये काफी फेमस है और काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके स्पोर्टिंग एरर के लिए, कॉमन एरर के लिए होता है। आइए देखते हैं, जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट में डबल एक्शन सेंटेंस की, तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर होता है दो सेंटेंस। कितने वाक्य आपके सामने आएंगे? दो। अब उन दोनों वाक्य में होगा क्या? एक काम पहले समाप्त होगा, एक काम होगा बाद में समाप्त। तो बस बात आपको याद जो रखनी है वो ये है कि जो काम पहले समाप्त होगा, ध्यान से सुने, जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम ट्रांसलेट करते हैं परफेक्ट में। यानी जो काम पहले समाप्त होगा वो किस में ट्रांसलेट होगा? परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। लेकिन जो काम बाद में समाप्त होगा उस काम को हम करेंगे इंडेफिनिट में। वो भी कौन से इंडेफिनिट में? पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो चलिए आइए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर ये लिया जाए, बहुत फेमस है अपना पुराना एक्शन। ठीक है, कौन सा? ये कहा जाता है डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बिल्कुल आपने सही देखा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बिल्कुल सही है। यहां दो काम हो रहा है, एक डॉक्टर का आना, दूसरा मरीज का मर जाना। तो यहां आप समझ जाना कि दो काम हुआ, एक पहले एक बाद में। तो पहले कौन सा हुआ? मरीज मर गया, और बाद में कौन सा हुआ? डॉक्टर आया। तो यहां पर देखिए, तो कौन सा ये है, इसको आप डिनोट करो कि फर्स्ट वर्क है, और इसे किस में डिनोट कर देंगे? सेकंड वर्क है। यानी कि ये हुआ फर्स्ट वर्क, ये हुआ सेकंड वर्क। और मैंने जो बताने के प्रयास किया कि पहला काम जो समाप्त होगा वो परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में होगा वो इंडेफिनिट में बनेगा। ये ट्रांसलेशन की तो बात है। लेकिन अब एक मुश्किल और है कि हम लिखना शुरू कहां से करेंगे। तो आइए उसके लिए मैं बताता हूं। जैसे यहां देखिएगा कि किस शब्द से जुड़ा है। अगर पहले शब्द से जुड़ा है, यानी पहले शब्द से जुड़ा है, तो जो पहले समाप्त हुआ है वही लिखा जाएगा पहले। तो कौन सा काम पहले समाप्त हुआ? मरीज का मर जाना। तो मरीज का मर जाना प से पहले समाप्त हुआ है, प से परफेक्ट में बनाया जाएगा, अब प से पहले लिखा जाएगा। कितना बढ़िया है, 3P का कमाल है। 3P का कमाल समझिए कि पहला P कहता है पहले समाप्त, ठीक। दूसरा P कहता है कि परफेक्ट में बनाओ,
और तीसरा पी कहता है पहले लिखो। तो इसमें डबल एक्शन में 3P का होता है कमाल। अगर ये कमाल आपको पता है तो आप मचा सकते हैं धमाल, यानी आप आसानी से बनाएंगे। तो चलिए देखिए बनाते हैं हम इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करेंगे यहां से, तो लिखेंगे क्या, दी पेशेंट। क्या लिखेंगे, पेशेंट। अब इसके बाद आपको परफेक्ट अभी सिखाया गया जिसमें लगता है, तो दी पेशेंट हैड, मर गया तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, डाई, इसमें एडी लगा देंगे। तो दी पेशेंट हैड डाइड, मर गया मरीज। कौन मरा है भैया, मरीज मर चुका है। अब किससे जोड़ा जाएगा, पहले। पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। क्या होती है, बिफोर। अब इसके बाद देखेंगे डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो लेट ही आएंगे, तो डॉक्टर का आना, तो इसको समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट में है बनाना, क्योंकि डॉक्टर का लेट है आना। तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, सीधे सीधे लिखा जाएगा बिफोर दी डॉक्टर, डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म होगा, यानी ये फुल स्टॉप लग जाएगा, ये हुआ। तो देखिए डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी वर्जन कैसे बोला गया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, और इंग्लिश वर्जन क्या है ये देखिए कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आपकी समझ को थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए, भरोसे को बढ़ाने के लिए बना लेते हैं एक ऐसा रूल जो होने दे हमसे किसी भी प्रकार की भूल। यहाँ पे बनाते हैं हम रूल, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि हमने लिखा था जो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास्ट, और फिर क्या लिखेंगे, परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस लिखने के बाद यहां पर जो हमने काम करा था वो किया था ऐसे, एक एक्शन बना लेते हैं। तो यहां पर क्या करेगा ये एक्शन, यहां पे सबसे पहले हमने फर्स्ट वर्क लिखा, और फर्स्ट वर्क कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पे जोड़ा था बिफोर, और बिफोर के बाद यहाँ पे हमने जो लिया था वो था सेकेंड वर्क। क्या था, सेकेंड वर्क। और सेकेंड वर्क को हम किस में बनाते हैं, सेकेंड वर्क को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसको लिख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो देखिए अगर ये रूल आपके पास है तो आपका ये डबल एक्शन सेंटेंस बनाना हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो आइए देखते हैं कि क्या है, एक इस पे और बना लेते हैं, यानी ताकि हमारे लिए हो जाए आसान, क्योंकि जैसे जैसे रूल बना है ठीक वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। तो यहां पे दूसरा ले लेते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बिल्कुल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां पर भी हुआ दो काम, एक हुआ मेरा पहुंचना और दूसरा हुआ ट्रेन का जाना। तो सिंपल आप बात समझ जाना कि जो काम पहले होता है वहां पे हम क्या करते हैं, यानी कि जो काम पहले होगा परफेक्ट में बनाएंगे। और इस डबल वाले एक्शन में एक बात समझना है कि 3P का होता है कमाल। अगर आपको 3P समझ में आ गया तो आप इसमें कर सकते हैं धमाल। 3P में क्या है, पहला पैसे पहले समाप्त, और दूसरी बात पैसे पहले समाप्त हो गया तो दूसरा P का कमाल है कि वो परफेक्ट में बनाएगा, यानी पैसे पहले समाप्त होने वाला काम पैसे किस में बनेगा, परफेक्ट में। अब जब बात लिखने की आएगी तो वो फिर से वाला कंडीशन है कि पहले लिखा जाएगा। तो 3P का ये होता है कमाल। देखिए तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले काम कौन हुआ था, ट्रेन का जाना। तो यहाँ पे लिख लेना ये फर्स्ट वर्क, और मेरा पहुंचना क्या हुआ था, सेकेंड वर्क था, यानी एक बाद में हुआ था। तो पहले किसको लिखेंगे हम लोग, ट्रेन का जाना। तो सीधे सीधे यहां पे लिखेंगे इस तरीके से, दी ट्रेन। अब इसको बनाएंगे परफेक्ट में, तो सीधी सी बात है यहां पे लिखना पड़ेगा हमको हेड। तो दी ट्रेन हेड, यहां पे देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट लिखा है तो हम वो इसी में बनाएंगे
पास्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा पहला सेंटेंस। तो दे ट्रेन हैड, अब क्या है जाने की, तो ट्रेन का जाना कोई मतलब आदमी का जाना होता नहीं कि गो लिख देंगे, ट्रेन के लिए होता है या तो आप स्टार्ट वर्ड का यूज करेंगे या तो मतलब लीव का करेंगे, चूंकि चाहिए थर्ड फॉर्म, तो या तो स्टार्टेड कर पाएंगे या तो लेफ्ट कर पाएंगे, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड बिल्कुल सही है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड यानी कि ट्रेन जा चुकी थी, कहां जा चुकी थी, अब जहां उसे जाना था यहां लिखा नहीं है, बस जा चुकी थी इतना है। तो ये इसके बाद क्या करेंगे, किससे जुड़ा हुआ है, पहले से, तो पहले शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर, तो यहां पर ले लेंगे हम बिफोर। अब इसके बाद क्या है, दूसरा सेंटेंस कहता है मेरे स्टेशन पहुंचने, अर्थात मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये बाद वाला काम है, तो बाद वाले काम के लिए समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट में है बनाना, तो अब यहाँ पे बनाते हैं, क्या हो जाएगा, मेरे, मेरे की अंग्रेजी क्या होगी, आई, पहुंचने की अंग्रेजी क्या होती है, रीच्ड, क्या होती है, रीच्ड, कहां पहुंचा, स्टेशन, तो रीच द स्टेशन, ठीक है, देखिए रीच्ड द स्टेशन कर देंगे, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश वाला देखेंगे कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यानी कि बिफोर वाला। अभी इसका एक और भी वर्जन होता है सेकंड, जिसमें आता है आफ्टर, यानी ये डबल एक्शन में दो बातें आती हैं, एक तो पहले वाला सेंटेंस होता है और एक बाद वाला सेंटेंस होता है। तो अभी हमने जो डबल एक्शन सेंटेंस में पहले वाली बात सीख ली है कि पहले से अगर कोई जुड़ा हुआ वाक्य है तो कैसे बनेगा, ये तो आपको समझ आ गया। तो चलिए बिना देर के भी हम लोग सीख लेते हैं उस वाले वाक्य को जो बाद शब्द से जुड़ता है, उसमें भी डबल एक्शन होता है। तो देखेंगे कि उस डबल एक्शन का कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। उसको सीखने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और सीखते हैं बाद वाले सेंटेंस को। तो अब ये देखिए, ये रहेगा हमारा बाद वाला सेंटेंस, यानी डबल एक्शन के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे देखा जाए, देखिए तो यहां पे कहा जाए सबसे पहले ये सेंटेंस हो जाएगा कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। बिल्कुल सही आप पढ़ पा रहे हैं कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। वैसे अक्सर ये देखने को मिलता है कि चोर के भागने के बाद ही पुलिस आती है, तो ये वाला सेंटेंस है, सुनने में आता है, हिंदी में ज्यादातर दिखा है। आइए इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो मैं बात वही समझाता हूं जो बिफोर में था वो यहां पर भी है। सिंपल आपको समझ जाना है, बस इतनी बात को जानना है कि जो काम पहले समाप्त होगा वो परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, ये तो क्लियर है। जो काम बाद में समाप्त होगा ना, वो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ये भी बात आपको समझनी है। तो कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन बस इतना सा है कि बाद शब्द जुड़ा है, बस परिवर्तन इतना सा इसमें है कि बाद जुड़ा है। तो बस इतना है कि जब लिखने का समय आएगा तो बाद वाला सेंटेंस हमको पहले लिखना पड़ेगा। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं किस प्रकार से। तो चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी, तो कौन सा काम पहले हुआ था, चोर का भाग जाना। यहाँ पे कौन सा हुआ था, चोर का भाग जाना। बाद में कौन सा हुआ था, पुलिस का आना, तो ये सेकंड वर्क है। तो अब ये क्लियर हुआ कि चोर का भागना पहला काम है, ये क्लियर हुआ कि पुलिस का आना दूसरा काम है। तो कौन सा काम पहले हुआ, चोर का भागना, तो ये किस में बनेगा, परफेक्ट में। और पुलिस का आना किस बाद का काम है, तो वो किस में बनेगा, सेकंड में बनेगा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो अब लिखने की बात है, तो लिखने की बात है किससे जुड़ा हुआ, बाद में। तो बाद वाला काम क्या है, पुलिस का आना, तो उसी को लिखेंगे पहले। तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे द पुलिस केम। अब बाद की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर। बाद की अंग्रेजी क्या है, आफ्टर। अब क्या है, चोर का भागना, तो सीधे सीधे कहेंगे द थिप। अब ये चूंकि परफेक्ट में बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब इधर क्या आना है, हैड, ठीक है। द थिप हैड, फिर क्या हो जाना है, रन, फिर क्या लिखा जाना है, अवे। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहा है कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी।
तो यानी कि द पुलिस केम आफ्टर द थिप हैड रन अवे। आप बिल्कुल बढ़िया से इस को समझ पा रहे होंगे, बाद वाले को भी। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाते हैं हम इसका रूल, जो होने नहीं देगा हमसे किसी भी प्रकार की भूल। तो ये रहेगा, सबसे पहले रूल की बात करनी है। तो आइए देखिए मैंने रूल में क्या क्या करा है। तो देखिए रूल में हमने जो किया है वो क्या है, सबसे पहले हमने पास्ट परफेक्ट को लिखा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को लिखा है। किसको लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट। यानी सबसे पहले हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखा। किस टेंस को लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसके बाद एक छोटा सा ये प्रारूप हमने बनाने की कोशिश की और इसमें हमने दिखाया कि सेकंड वर्ग को हमने पाया तो पहले लिख दिया, और उसके बाद हमने इसमें क्या जोड़ा है, आफ्टर जोड़ा है, और आफ्टर के बाद हम क्या लेते हैं, फर्स्ट वर्ग। क्या लेते हैं, फर्स्ट वर्ग। अब फर्स्ट वर्ग को हम किसमें करते हैं, फर्स्ट वर्ग को ट्रांसलेट करते हैं पास्ट, और पास्ट के साथ यहाँ पे जोड़ देते हैं परफेक्ट, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपना टेंस। तो ये देखिएगा जरा, ये हो सकता है ये, यानी कि ये रूल बन के हुआ तैयार, जो होने नहीं देगा हमसे किसी भी प्रकार के भूल। तो आइए एक सेंटेंस और बना लेते हैं, और वो सेंटेंस बनाने का काम करते हैं, और वो सेंटेंस आपके नाम कर देते हैं। आइए समझते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे पास इस प्रकार है, देखिए मोहन के स्कूल, मोहन के स्कूल पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद चपरासी, पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था। देखिए अब ये सेंटेंस कहता है कि मोहन के स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था। तो आपको ये समझना है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। जब भी आपको पास्ट परफेक्ट में डबल एक्शन सेंटेंस की बात करनी हो, यानी ट्रांसलेट करना हो, तो पहली बात तो ये है कि ये डिसाइड करें कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। तो जैसा यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं कि मोहन के स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था, तो ये नहीं देखा जाए तो कौन काम पहले हुआ, मोहन का पहुंचना, क्योंकि ये बेचारा पहुंच गया था, उसके बाद चपरासी घंटी बजाया था। तो चपरासी का घंटी बजाना क्या हुआ, सेकंड वर्क हो जाएगा। कौन सा वर्क हुआ, सेकंड वर्क। अब बात आएगी कि हम ट्रांसलेट कहां करेंगे और कैसे करेंगे। तो यही करेंगे और अच्छे से करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि रूल अपने पास है तो फिर डरना किससे है। तो देखिए रूल हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे कौन सा, वर्क सेकंड। तो सेकंड वर्क यहाँ है, प्यून यानी चपरासी वाला। तो ये लेंगे यहाँ पे, इंग्लिश में बोलेंगे दी प्यून। क्या बोलेंगे, दी प्यून बोलेंगे। अब इसके बाद अगर इसको हम सेकंड की बात करेंगे तो क्या है, चपरासी घंटी बजा चुका था। तो घंटी बजाने की अंग्रेजी क्या होती है, रिंग। अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा रैंग। तो यहाँ पे हो जाएगा दी प्यून रैंग। अब मेन है कि घंटी की अंग्रेजी क्या होती है, तो दी बेल, रैंग दी बेल। देखिए प्यून रैंग दी बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था। अब क्या है, कौन सा कंजंक्शन है, बाद। बाद की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर। बाद की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर होती है। तो आफ्टर, इसके बाद देखिए जब हमने आफ्टर लिख लिया तो थोड़ा सा लाफ्टर भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या लाफ्टर लेना है, अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है कि मोहन के स्कूल पहुंचना, यानी मोहन स्कूल पहुंचा। तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। ये हुआ मोहन हाइड। फिर क्या, पहुंचने की अंग्रेजी होती है रीच्ड, इसमें क्या लगेगा, ईडी। रीच्ड के बाद कहां पहुंचा है, स्कूल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अपना स्कूल। ये बनके हो गया तैयार। तो देखिए हिंदी क्या है और इंग्लिश क्या है, इसको समझिए। मोहन के स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था। अब इसी बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि द प्यून रैंग दी बेल।
आफ्टर मोहन हैड रीच्ड स्कूल। तो ये हुआ आपका सेंटेंस कंप्लीट। पास्ट परफेक्ट पूरी तरह से आप समझ चुके हैं। आपने पहले चारों सेंटेंस जो सीखा, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, वो सभी सिंगल एक्शन थे। और ये जो लास्ट में हमने सीखा बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस, इसी को हम कहते हैं डबल एक्शन सेंटेंस। आई होप आपको ये क्लास यानी आज का जो सेशन है पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए एक ले लेते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। यानी आज के सेशन को ओवर करने से पहले हम कर लेते हैं केयर और करते हैं शॉर्ट रिवीजन। तो शॉर्ट रिवीजन के लिए चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं और करते हैं। देखिए, तो चलना पड़ेगा हमको सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, कहां से शुरू किया? हाँ, ये देखिए हमने यहां से आज का सेशन शुरू किया। सबसे पहले आया था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने पहचान बताई आपको, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे समझ चुके थे। और दूसरा एक वर्जन कुछ किताबों में है कि या था, ये थी, ये थी, ये भी पहचान है। और लास्टली कुछ जगह पे ऐसा भी मेंशन है कि आई ई ए प्लस था। कुल मिला के आपको यहाँ एक भाव रखना है, बीते हुए समय में किसी भी कार्य का समाप्त होना अगर बताया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। पहचान ये है और भाव है कार्य का समाप्त होना। अब देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको मिला हैड और फिर क्या वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमने जो सेंटेंस लिया वो क्या था, वह स्कूल जा चुका था, समझ आ चुका था कि वह स्कूल जा चुका था। और किस टेंस में था? पास्ट परफेक्ट टेंस में था। तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, वह, जिसकी अंग्रेजी ही, फिर हमने बनाया क्या, हैड, फिर जाने के थर्ड फॉर्म गो, मतलब जाने का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो ही हैड गॉन टू स्कूल। अब ये है रूल, सब्जेक्ट के बाद आपका हैड और हेड के बाद V3 और ऑब्जेक्ट etc। ये एक आपका सिंपल रूल है जिसपे आप अपना अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड। अब लेते हैं नेक्स्ट पे क्या है। तो नेक्स्ट लेने के लिए हमें चलना पड़ेगा यहाँ। देखिए, तो दूसरा हमारा था इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। यानी इंटरोगेटिव टाइप 1 में हमने देखा कि क्या होता है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है वही आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 होता है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए, क्या वह स्कूल जा चुका था, हमने बनाया इस प्रकार, हैड ही गॉन टू स्कूल। अब रूल था यहां, हैड लिया, फिर प्लस, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, etc। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर है। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। यानी कि टाइप 2 में होता है कि जो भी कब, क्यों, कहां, कैसे आता वो वाक्य के बीच में आता। तो ये है आपका, वह आगरा कब गया। तो इसे बनाया गया व्हेन हैड ही गॉन टू आगरा। रूल की बात करें तो ये है WH हैड सब्जेक्ट, वर्ब 3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और etc। उम्मीद है कि इस रूल पे आप इसको बना सकते हैं। ये भी आपका क्लियर है। तो ले लेते हैं नेक्स्ट। तो फोर्थ में हमने जो सीखा है यानी वो क्या है, देखिए यहां पर है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस हुआ इस प्रकार, वह स्कूल नहीं जा चुका था। इसकी अंग्रेजी क्या बनी, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो रूल क्या मेरा है, सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, etc। ये आपको हो गया क्लियर। तो अब चलते हैं आगे ले लेते हैं। तो अगली बात क्या है हमारे यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें बात करनी थी हमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य की बात करनी थी। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हमने इस प्रकार लिया, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। अंग्रेजी बनी थी इसकी ये, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। वो आपका रूल है, हैड प्लस सब्जेक्ट है, नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्या, etc। तो इस रूल पे आप बना सकते हैं अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमने बात किया है डबल एक्शन सेंटेंस। जैसा डबल एक्शन सेंटेंस की बात करें, यहां दो काम आता है और जिसमें हमें पता है या पहले या बाद की कंडीशन बोली जाती है। इंग्लिश में बोलना चाहे तो बिफोर और आफ्टर से होता है। तो देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पास्ट परफेक्ट का है लेकिन डबल एक्शन है। हमने बनाया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। रूल है हमारा इस प्रकार,
पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर फर्स्ट वर्क है बिफोर प्लस सेकंड वर्क पास्ट इंडेफिनिट, यानी फर्स्ट वर्क को पास्ट परफेक्ट में, सेकंड वर्क को पास्ट इंडेफिनिट में, बीच में आएगा बिफोर। अगर ये रूल है आपके पास तो ये होने नहीं देगा आपसे कोई भूल। लास्ट वन इसका ले लेते हैं, आज के सेशन का लास्ट हमारा क्या था, तो ये हमारा लास्ट सेशन था, मतलब लास्ट स्लाइड। यानी इसमें हमने सीखा कि जो डबल एक्शन होता है नहीं उसमें बाद वाले से हम कैसे बनाते हैं। तो ये रहा है आपका, चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी, तो इसका इंग्लिश था कि द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। अब इसका रूल जो था पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड वर्ब को लिखते हैं पहले, फिर आता है आफ्टर और फिर होता है वर्ब का मतलब कौन सा काम, फर्स्ट काम। फर्स्ट काम यानी फर्स्ट वर्क को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो डियर फ्रेंड, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बिल्कुल पूरी तरह से हो गया होगा क्लियर। सिंगल एक्शन की बात कर ले चाहे डबल एक्शन की बात कर ले, डबल एक्शन में चाहे हम लोग पहले की बात करें, पहले से जुड़ने वाले सेंटेंस की या तो बाद से जुड़ने वाले सेंटेंस की बात करें, तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो